नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ and SGKG 2.22 YouTube channel classes. In a series, we are discussing about question paper 1 with solutions and with concept clarity of examination which was held on 11th March 2023. In this session, we are going to discuss question number 45 to 53. जैसा कि आपको पता है, हम इसमें क्वेश्चन को सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उस चैप्टर को ही हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। पर्पस ये होता है कि यूपीएससी उस क्वेश्चन को रिपीट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन चैप्टर में से तो पूछेगी, बुक्स में से तो पूछेगी। यूपीएससी सिलेबस में ही से पूछेंगे ना, तो जब सिलेबस से ही पूछेंगे तो हम उस पूरे चैप्टर को ही अगर लर्न कर लें, पूछो जहाँ से पूछना है, हम आंसर देंगे उसका, और टू द पॉइंट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, घुमा फिरा करके नहीं देंगे, सीधी आंसर देंगे। आइए देखते हैं। सो ये जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये सीरीज डी है, क्वेश्चन पेपर 1 है। ये ब्लैंक प्लेस है, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। 2 आवर्स का क्वेश्चन है, मीन्स 120 मिनट्स का है। 120 मिनट्स का टाइमिंग है एंड 120 क्वेश्चंस है, मीन्स पर मिनट 1 क्वेश्चन एवरेजली जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब कई बार यूपीएससी ये पूरे पेज का एक स्टेटमेंट दे देगी और तब आंसर सॉल्व करना है, तो उसको तो 1 मिनट में नहीं कर सकते, बट उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा कोई वो छोटा सा क्वेश्चन दे देगी जो शायद 20 सेकेंड 30 सेकेंड में ही हो जाए। तो हमारा एवरेजली जो हिसाब किताब है 120 क्वेश्चन 120 मिनट, मैक्सिमम टाइम मार्क्स 150, मीन्स पर क्वेश्चन 1.25 पॉजिटिव मार्क्स पर आंसर। इफ आंसर इज करेक्ट 1.25 marks is positive. If answer is incorrect, 1/3 of 1.25 means approximately 0.40 नेगेटिव मार्किंग। सो नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following articles of the Constitution of India relates to National Commission for Scheduled Caste? सो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किसी न किसी आर्टिकल में तो मेंशन होगा, तो यहाँ पर कोई गेसिंग गेम काम करेगा नहीं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है आर्टिकल 338 में है, ये लर्न करना है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए आर्टिकल 338 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर Scheduled Caste NCSC. The National Commission for Scheduled Caste is a constitutional body that works to safeguard the interest of the scheduled caste in India. So NCSC जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, जिसका काम होता है शेड्यूल कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट का सेफगार्ड करना, रक्षण करना। It seeks to offer the SC community protection from discrimination and exploitation, as well as providing facilities to uplift the SC community. So कमीशन का काम क्या है? एक तो उनके अगेंस्ट में किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनका कोई शोषण ना करे, और ये निगेटिव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन कोई ना करे, एक्सप्लॉइटेशन कोई ना करे। और पॉजिटिव ये है कि ऐसा क्या प्रयास किया जाए कि SC/ST कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके, उनको समाज में ऊंचा उठाया जा सके। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन। यही क्वेश्चन था, मिल गया आंसर। फिर भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी मैटर्स देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फंक्शंस monitoring and investigating all issues concerning the safeguards provided for the SCs under the Constitution, inquiring into complaints
relating to deprivation of rights and safeguards of the SCs taking part in and advising the central or state government with respect to the planning of socio-economic development of the SC. So सेफगार्ड करना तो काम है, उनको किसी राइट से वंचित न रखा जाए वो भी देखना काम है। इस कमीशन का काम एक ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन भेजे कि हमें ये स्टेप लेने से इनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। रेगुलर रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेफगार्ड्स, रिकमेंडिंग स्टेप्स टू बी टेकन to further the socio-economic development and other welfare activities of the SCs, any other function with respect to the welfare, protection, development and advancement of the SC community. So मूलतः जो SC कम्युनिटी है, SC कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए ये कमीशन है। सो ये कमीशन का कंपोजिशन सो कमीशन का कंपोजिशन ये है कि करेंटली द 5th NCSC इज इन प्रोग्रेस। ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेशनल SC कमीशन चेयरमैन डॉक्टर राम शंकर कटारिया है। अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन देयर इज ए वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स। सो कहने का मतलब 3 अदर मेंबर, 1 वाइस चेयरमैन, 1 चेयरमैन, सो 5 मेंबर्स ये कमीशन है। इसकी हिस्ट्री क्या रही है? इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338। द स्पेशल ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। In 1987, the government, upon pressure from the various members of the parliament, decided to form a multi-member commission for the welfare of SC/ST instead of 1-member commission. So यहाँ तक 1-member commission था। 87 में multi-member commission फॉर्म किया गया। The 65th amendment to the constitution replaced the 1-member system with the multi-member national commission for scheduled caste and scheduled tribe. The Constitution's 65th Amendment of 1990 amended Article 338 of the Constitution. The newly formed National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe consists of 5 members apart from the chairman and vice chairman of the commission. अरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 5 मेंबर होंगे प्लस वाइस चेयरमैन होंगे प्लस चेयरमैन होंगे। The 89th Amendment Act 2003 replaced this commission with the following with effect from 2004. सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सेपरेट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सेपरेट हो गया। जब तक ये एक साथ थे तब इनके पास 5 मेंबर प्लस वाइस चेयरमैन प्लस चेयरमैन। 2003 में क्या 2003 के अमेंडमेंट एक्ट से 2004 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग फॉर्म किया गया। द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज फॉर्म्ड इन 2004 under the chairmanship of Suraj Bhan. Next question. A private member's bill pending before the House shall also be removed from the register of bills pending in the House in case the member in charge. So private member का जो बिल है वो रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। कब रिमूव किया जाएगा? चेंजेज पार्टी फ्रॉम इलेक्टेड पार्टी जरूरी नहीं है। इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, is involved in criminal cases not necessary, applied for leave during the session not necessary। ये सही लग रहा है। is appointed a member a minister, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो नॉन मिनिस्टर का होता है। जब मिनिस्टर बन गए तो प्राइवेट मेंबर बिल वो रहा ही नहीं, आप प्राइवेट मेंबर नहीं रहे इसलिए आपका वो बिल नहीं रहा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस बिल को लाना है तो कैसे लाना है, कब लाना है, किस फॉर्म में लाना है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। What is a private member's bill in India? A bill introduced by a member of parliament who is not a minister, that is non-government member, is known as private member bill. So सीधी सी बात समझ लीजिए। 543 जो है लोकसभा में MP है ना, 543 लोकसभा में MP है और 245 राज्यसभा में MP है।
542, 543 एंड 245। सो कितने हो गए? 7 और 788 हो गए। ठीक है, 788 MPs में से 15% ऑफ पार्लियामेंट का जितना मेंबर होते हैं, मतलब 15 5 75 और 15 चौके 20, 2 77, मतलब 77 के आसपास मिनिस्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम 15% मिनिस्टर हो सकते हैं, 15% ऑफ लोकसभा मेंबरशिप। सो लोकसभा का जो मेंबरशिप है वो 543 है। सो 543 को 15% तक मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 77 प्लस माइनस मिनिस्टर हो सकते हैं आउट ऑफ 788। बाकी 700 प्लस, बाकी 700 प्लस जो हैं, अगर वो कोई बिल लेकर के आना चाहते हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे अपोजिशन के हों, चाहे निर्दलीय हों, कहीं के भी हों, मिनिस्टर नहीं है ना, अदर दैन मिनिस्टर कोई भी व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में बिल लेकर के आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि वो मिनिस्टर है या नहीं है। अगर मिनिस्टर है तो गवर्नमेंट बिल हो गया, और अगर मिनिस्टर नहीं है तो प्राइवेट बिल हो गया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन मेंबर्स ministers are private members. Private members can also move legislative proposal or bill which he thinks is appropriate to the present in the statute book. However, it must be noted that a private member can give a maximum 3 notice for the introduction of private member bill during a session. आइए देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, सो पहला डिफरेंस इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन का क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल। पब्लिक बिल मीन्स गवर्नमेंट बिल, ये दोनों ही हाउस के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में भी पहले इंट्रोड्यूस करके पास करके राज्यसभा में ला सकते हैं, और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करके लोकसभा में ला सकते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मेंबरशिप एनी एमपी, और जो गवर्नमेंट का बिल है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर साहब ही उसको ला सकते हैं, दूसरा प्रेजेंट नहीं कर सकता है। चांस ऑफ अप्रूवल इन पार्लियामेंट, प्राइवेट मेंबरशिप का लेसर चांस होता है, उसके पास मेंबरशिप नहीं है ना, लेसर चांस होता है। और गवर्नमेंट अगर लेकर के आएगी ग्रेटर चांस होगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट का बिल पास होगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है और वो जो बिल है वो गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट का वो आइडिया है, उसको नहीं पास होना प्रॉब्लम हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ द बिल इम्प्लाइज नो इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट पोजीशन। अगर प्राइवेट बिल रिजेक्ट हो जाता है, चाहे पास नहीं होता है, तो प्राइवेट मेंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर गवर्नमेंट बिल पास नहीं होता है तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट फॉल हो जाती है। नोटिस पीरियड फॉर इंट्रोडक्शन, प्राइवेट मेंबर को 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, और जो पब्लिक बिल है उसके लिए 7 डेज का नोटिस देना है। ड्राफ्टिंग ऑफ बिल, मेंबर हु इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ बिल will only draft it, और जब पब्लिक बिल होगा तो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और कंसल्टेशन with the law department it will be done. Next question, after the amendment bill has been laid on the table, any minister in the case of a government bill or in any other case, any member may, after giving 1 day notice, 2 day notice, 3 day notice, 4 day notice, आपको हमने ये पार्लियामेंट्री रूल का जब हम क्लासेज लिए हैं तो उसमें हमने बताया है 2 days notice. So 2 days notice is correct answer. Next question, when any of the following motions moved in the house with reference to a bill originating in the council and council मतलब राज्यसभा and transmitted to the house is negatived by the house, कहने का मतलब कि कोई ऐसा बिल जो राज्यसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, the bill shall be deemed to have been rejected by the house.
सही बात है, हाउस ने तो रिजेक्ट कर दिया ना, पास नहीं किया तो ऐसे केस में क्या करेंगे, दैट द बिल एज रिपोर्टेड बाय सेलेक्ट कमिटी बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बिल पास कैसे होता है, ये ये जो था ये मोशन की बात हो रही है। देखिए ये बिल नहीं हो रहा, ये मोशन की बात है। मोशन मूव्ड इन द हाउस। सो मोशन जो मूव्ड हाउस है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। आइए अब देख लेते हैं। मोशंस आर प्रोसीजर्स। मोशन के बारे में हम इससे पहले क्लासेज अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में उसकी चर्चा कर रहे हैं। मोशन क्या होता है, मोशंस को आप आम भाषा में ये समझ लीजिए कि एक प्रपोजल है, ये एक फॉर्मल प्रपोजल है। हाँ, पार्लियामेंट में तो बहुत ही बातें वो की जाती है, बहुत अलग अलग किया जाता है। कुछ इनफॉर्मल होते हैं, उसकी नोटिंग लेनी ज़रूरी नहीं है। कुछ फॉर्मल होते हैं। तो जो फॉर्मल प्रपोजल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर हो और चाहे कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो, अगर वो फॉर्मली कुछ प्रपोज करना चाहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, उस प्रपोजल को ही मोशन कहा जाता है। मोशन आर प्रोसीजरल डिवाइसेस दैट अलाउ द हाउस टू डिबेट ए टॉपिक ऑफ जनरल public interest. Apart from a few exceptions, a member or minister initiates a debate in the house by introducing a motion. The term motion refers to any proposition put up to the house for consideration. So क्या है ये कि proposition है। Every issue in the house is decided by chair posing a question on a motion submitted by a member. So motion proposal रखा जाता है, proposal accept कर रहे हैं, हाँ, नहीं accept कर रहे हैं, ना। तो ये motion का यही तरीका है, which is then result in the affirmative और negative, हाँ या ना में होता है। The result judgment transforms the motion into a resolution or order of the house. So जो भी जजमेंट होगा मोशन के बेसिस पे, हाँ या ना, इसके बेसिस मोशन के बेसिस पे जो भी जजमेंट होगा, दैट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू रिजोल्यूशन और ऑर्डर ऑफ द हाउस। हाउस ने ये पास किया, हाउस ने वो रिजोल्यूशन पास किया, ऐसा कहेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स कैटेगरीज ऑफ मोशन। आइए शॉर्ट में इसके कैटेगरीज ऑफ मोशन देख लेते हैं। सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्सिडरी मोशन, और सब्सिडरी मोशन के 3 पार्ट है, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, अमेंडमेंट्स। सो 3 पार्ट होते हैं। जो मोशन है वो 3 कैटेगरी के होते हैं। सब्सटेंटिव मोशन, और सब्सटेंटिव मोशन इज ए सेल्फ कंटेंड इंडिपेंडेंट प्रपोजल सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द हाउस एंड ड्राफ्टेड इन सच ए वे एज टू बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डिसीजन ऑफ द हाउस। ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन। जो पहली बार किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम प्रपोजल करते हैं वो सब्सटेंटिव मोशन हुआ। उसके बाद से सब्स्टिट्यूट मोशन, मोशंस मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन फॉर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ पॉलिसी और सिचुएशन और स्टेटमेंट और एनी अदर मैटर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट मोशन। सो जो भी सब्सटेंटिव मोशन है उसको रिप्लेस करके उसके बदले में जो लाया जाता है वो सब्स्टिट्यूट मोशन होता है। आप ग्रामेटिकल भाषा में ये समझ लीजिए कि ये अगर ग्रामर में अगर ये नाउन है तो ये नाउन के बदले प्रोनाउन आ गया। तो जो भी पहले हमारा मोशन था उस मोशन को हम नए मोशन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं। सब्सिडरी मोशन, दे डिपेंड अपॉन और रिलेट टू अदर मोशंस or follow upon some proceedings in the house. They by themselves have no meaning and are not capable of stating the decision of the house without reference to the original motion or proceedings of the house. So subsidiary motion क्या होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट होता है। मेन क्या है, सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्सटेंटिव या सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड जो मोशन होंगे वो सब्सिडरी मोशन होंगे। सब्सिडरी मोशन के 3 पार्ट हो गए, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन,
amendments. Ancillary motion, they are motions that are categorized by the practice of the House as the regular way of proceeding with various kinds of business. The following are the examples of ancillary motion, like that the bill be kept into consideration, that the bill be passed, ये सब ancillary motion में आते हैं. Superseding motion, they are motions which, though independent in form, are moved in the course of the debate on another question of to seek supersede that question. So पहले वाले क्वेश्चन को सुपरसीड करने के लिए दूसरा जो मोशन लाया जाता है वो सुपरसीडिंग मोशन कहलाता है. अमेंडमेंट्स, दे आर सब्सिडरी मोशंस. सो अमेंडमेंट क्या है? ये तीनों सब्सिडरी मोशन है. दैट इंटरपोज अ न्यू प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन एंड डिसीजन बिटवीन the main question and its decision. Amendments may be to the clause of bill, to a resolution or a motion, or to an amendment to a clause of bill, resolution or motion. So इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के मोशन हुए. जनरल रूल्स फॉर पार्लियामेंट्री मोशन क्या क्या होता है? No discussion on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of the speaker, chairman, as the case may be. So पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बिना मोशन के किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो सकता. आपको मोशन देना है, प्रपोजल देना है, उसको स्पीकर चाहे चेयरमैन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद से उस पर डिस्कशन होता है. अ रिटेन नोटिस ऑफ मोशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द सेक्रेटरी जनरल. सो आपको मोशन का रिटेन नोटिस सेक्रेटरी जनरल को देना है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस. द मोशंस एडमिसिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ क्राइटेरिया. मोशन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा चर्चा के लिए ये डिसाइड किया जाता है, सेट डाउन रूल्स है, उस रूल के बेसिस पे होता है. द चेयरमैन स्पीकर डिसाइड्स ऑन द मोशंस एडमिसिबिलिटी बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स. मोशंस फाइल्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है. द चेयरमैन स्पीकर सेट्स असाइड टाइम टू डिबेट ऑफ द मोशन सब्जेक्ट. सो चेयरमैन चाहे स्पीकर जो होते हैं वो टाइम डिसाइड करते हैं कि इस दिन को इतने टाइम पे इस मोशन पे चर्चा की जाएगी. द चेयरमैन स्पीकर मे आस्क ऑल क्वेश्चन नेसेसरी टू सर्टेन द हाउस डिसीजन ऑन द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ द गिवन डे. स्पीचेज ऑन द मोशन मे बी लिमिटेड इन द लेंथ बाय स्पीकर और चेयरमैन. सो टाइम फिक्स करते हैं कि इतने देर के लिए ही इस पर चर्चा हो सकती है. सिग्निफिकेंस ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट्स अटेंशन कैन बी ड्रॉन टू इशू विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी लुक्ड इनटू. सो जो भी इंपॉर्टेंट इशू है उस इंपॉर्टेंट इशू को डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मोशन लाया जाता है. द हाउस कैन ब्रिंग गवर्नमेंट डाउन थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कट मोशन. सो ये जो मोशन ही है, ये प्रस्ताव ही है जो गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन, अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन या कट मोशन लाने का पावर देती है, लाने का अपॉर्चुनिटी देती है. द प्रिविलेज मोशन ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस. द टाइम ऑफ द हाउस इज यूटिलाइज्ड in an efficient manner through devices like the closure motion. Next question. If the bill is returned to the House with a message that the Council insists on an amendment or amendment to which the House has disagreed, the Houses shall. साहब ऐसा है कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया, पास करके उसको राज्यसभा में भेज दिया. If the bill is returned to the House with a message that the Council insists, राज्यसभा में भेज दिया. अब राज्यसभा क्या कह रही है कि हम इसको ऐसे नहीं पास कर सकते, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा. सो कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करके भेज देती है, टू विच द हाउस हैज़ डिसएग्रीड. तो राज्यसभा अमेंडमेंट भेजती है जिसको लोकसभा एग्री नहीं करती है. द हाउस शैल बी इंसिस्टेड टू वोट फॉर मेजोरिटी. प्रश्न ही नहीं उठता महाराज, आपको दोनों हाउस से पास कराना है ना. एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने नहीं पास किया, तो वोट करके क्या कर लेंगे. रिकमेंड फॉर सेलेक्ट कमेटी. और क्या हो सकता है,
रिकमेंडेड फॉर लीगल ओपिनियन, और क्या हो सकता है, डीम्ड टू हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट और अमेंडमेंट्स। सो जो आपने अमेंडमेंट भेजा है उसको हमने एग्री किया कि नहीं किया, ये सही लग रहा है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिटीशन डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 110, मनी बिल की बात हो रही है, of the Constitution of India or involving expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be presented to the House unless recommended by। मुझे लगता है इस क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन हुआ ये, मनी बिल के बारे में कह रहा है, यहाँ पर मनी बिल नहीं मेंशन किया, सिर्फ आर्टिकल 110 मेंशन किया। तो जो यूपीएससी का एग्जाम अपीयर होने जा रहे हैं उनको तो पता है कि 1110 का मतलब होता है, 110 का मतलब होता है मनी बिल। मनी बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता है, इसलिए प्रेसिडेंट इज़ द करेक्ट आंसर। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा करके नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना चाहिए। टाइप्स ऑफ बिल इन इंडिया, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। हाँ, क्योंकि इससे पहले हम मनी बिल की चर्चा की है, तो आइए पहले मिल्क बिल के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। 4 तरह के बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107, 108, मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के द्वारा लाया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल का सिग्निफिकेंस क्या है, कंसर्न्ड विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल के लिए अलग से सिस्टम है। मनी बिल कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल बिल कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल, क्योंकि मनी बिल में टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात है। फाइनेंशियल बिल कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल बिल्स अदर देन मनी बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कंसर्न्ड विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में जब भी अमेंडमेंट करना होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। आर्टिकल 370 को हटाते हुए आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा हुआ। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा हुआ। जीएसटी की स्थापना हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा लाया गया। आर्टिकल 21A में चिल्ड्रन की एजुकेशन की व्यवस्था की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा लाया गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में? ये आपने प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन जो था ना, इंट्रोडक्शन एंड आइदर लोकसभा, तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल ओनली इन लोकसभा, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, ऑर्डिनरी बिल मिनिस्टर भी ला सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। मनी बिल ऑलवेज बाय द मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑर्डिनरी बिल के लिए नॉट रिक्वायर्ड, मनी बिल के लिए ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। राज्यसभा का रोल क्या है? राज्यसभा का रोल इसमें पूरा है। राज्य कैन बी अमेंडेड, रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा। मनी बिल में क्या है? कैन नॉट बी अमेंडेड, रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा का पावर मनी बिल में लिमिटेड है, 14 डेज में ये डिम्ड पास हो जाता है। प्रेसिडेंट एसेंट, अगर बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, तब तो ये प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद से प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो इसको रिजेक्ट करें, अप्रूव करें, रिटर्न करें, ऑप्शन है। मनी बिल की बात आ जाए तो मनी बिल में सेंड फॉर हिज असेंट ओनली आफ्टर लोकसभा अप्रूवल। लोकसभा ने अप्रूवल कर दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए। राज्यसभा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो डिम्ड अप्रूवल है। राज्यसभा के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल, प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेज दीजिए। प्रेसिडेंट हैज़ पावर दैट इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन के लिए आप वापस नहीं कर सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं।
joint sitting of both houses. In case of deadlock there is a provision of joint sitting. So ordinary bill के लिए joint sitting होती है. Money bill, no chance of disagreement, hence no provision for joint sitting. तो जो बिल पास होते हैं वो 5 स्टेज से होकर के गुजरते हैं. पहला फर्स्ट रीडिंग, दूसरा सेकेंड रीडिंग, तीसरा थर्ड रीडिंग, चौथा बिल इन सेकेंड हाउस. पहले हाउस में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हो गया. अब बिल दूसरे हाउस में गया, वहाँ पर भी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगा. और जब ये यहाँ पर भी हो गया तब वहाँ पर से ये एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए आ जाता है. हाँ, तो ये बहुत ही आसान तरीका है. बस आपको दोनों हाउस से पास कराना है और दोनों हाउस से पास कराने के बाद से प्रेसिडेंट के पास भेज देना है. फर्स्ट रीडिंग में अ मिनिस्टर और मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ही आस्क फॉर लीव बिफोर इंट्रोड्यूसिंग. सो हाउस का परमिशन चाहिए बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए. इसमें आफ्टर द इंट्रोडक्शन द बिल इज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट रीडिंग में MCQ है, बिल जो है वो गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है. सेकेंड रीडिंग में 4 ऑप्शन कैन बी टेकन बाय द हाउस. 4 ऑप्शन आता है हाउस के पास. क्या? इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट. इट मे रेफर द बिल टू सेलेक्ट कमिटी. इट मे रेफर द बिल टू ज्वाइंट कमिटी. इट मे सर्कुलेट द बिल टू इलिसिट पब्लिक ओपिनियन. सो पब्लिक ओपिनियन भी आप ले सकते हैं, ज्वाइंट कमिटी का ओपिनियन ले सकते हैं, सेलेक्ट कमिटी की ओपिनियन ले सकते हैं, और नहीं तो आप इमीडिएटली उसको कंसीडर कर सकते हैं जैसे आर्टिकल 370 के साथ हुआ. ये सेकेंड स्टेज है. सेलेक्ट कमिटी हैज मेंबर्स ऑफ द हाउस वेयर द बिल इज इंट्रोड्यूस. जिस हाउस में ये इंट्रोड्यूस होता है उसी हाउस के उसमें मेंबर होते हैं सेलेक्ट कमेटी में. ज्वाइंट कमेटी में हैज मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस. समझ फर्क में आया? फर्क में आपको समझ में आ गया होगा. सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है, जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो अगर कमेटी के पास भेजी जाएगी तो वो सेलेक्ट कमेटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की होगी, उसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे. लेकिन अगर ज्वाइंट कमेटी के पास भेजी जाती है तो उसमें लोकसभा के भी मेंबर होंगे, राज्यसभा के भी मेंबर होंगे. उसके बाद से कंसिडरेशन स्टेज में क्या होगा, हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमेटी कंसीडर द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज. ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली. वोटिंग किस में हुई? सेकेंड स्टेज में. MCQ क्वेश्चन. The members can also move amendments and if accepted they become part of the bill. Amendment भी इसमें आ सकता है. किस में आ सकता है? सेकेंड स्टेज में. फर्स्ट स्टेज में अमेंडमेंट नहीं है, सेकेंड स्टेज में अमेंडमेंट है, वोटिंग है. थर्ड रीडिंग, वन ऑफ द टू एक्शंस. थर्ड रीडिंग में क्या होगा? एक्सेप्ट द बिल, रिजेक्ट द बिल. पूरा वोटिंग हो गया. वोटिंग होने के बाद से आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कीजिए नहीं तो रिजेक्ट कीजिए. इस थर्ड में आपको अमेंडमेंट वगैरह नहीं होता है, अमेंडमेंट सिर्फ सेकेंड में होता है. और उसके बाद से बिल जो है सेकेंड हाउस में चला जाता है. सेकेंड हाउस में भी तीनों प्रोसेस आपको फॉलो करना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. अगर सेकेंड हाउस से पास हो गया तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वन ऑफ द 3 एक्शंस कैन बी टेकन बाय हिम. Honorable President may give his assent to the bill. The bill becomes an act and is placed on the statute book. जैसे ही उन्होंने अपना एसेंट दे दिया, सहमति जता दी, साइन कर दिए, जो बिल था एक्ट में कन्वर्ट हो गया. May withhold his assent to the bill. The bill ends and does not become an act. So कुछ की साइन नहीं किया, ऐसे ही रख दिए. जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक एक्ट ही नहीं बनेगा. तो ऐसे ही कैसे ही रख दिए तो कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ. मे रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन टू द हाउस. द हाउस कैन नॉट मेक अमेंडमेंट एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट आफ्टर विच ही हैज़ टू गिव असेंट. सो प्रेसिडेंट महोदय इसको रिटर्न कर सकते हैं हाउस के पास. हाउस चाहे तो कुछ उसमें अमेंडमेंट करे, न चाहे तो न करे. अगर दोबारा हाउस उनके प्रेसिडेंट के पास देती है तो प्रेसिडेंट महोदय को अब आप उसको विदहोल्ड भी नहीं कर सकते.
अगर आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, अब वापस आता है तो आपको अपना एसेंट देना है। प्रेसिडेंट मल्ली इंजॉयज सस्पेंसिव वीटो। सो ये देखिए, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट अ मोशन मे बी एडमिसिबल इट शैल सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें से कौन सा कंडीशन पूरा होना चाहिए मोशन को सेटिस्फाई होने के लिए, एडमिसिबल होने के लिए? इट शैल नॉट रेज सब्सटेंशियली वन डेफिनिट इशू, इट शैल नॉट contain argument references, it shall refer the conduct or character, it shall not be restricted to a matter of recent. So सही क्या है? It shall not contain argument, inference, ironical expressions, imputation or defamatory statement. Right? Next question, if the speaker is satisfied after calling for such information from the member who has given notice and from the minister as the speaker may consider necessary that the matter is urgent. If a speaker satisfied that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the house at an early date, the speaker may admit the notice provided that if an early opportunity is otherwise available, if an early opportunity otherwise available for discussion, allow such time for discussion, allow such time for discussion. तो इसमें जो सही है वो B है. If an early opportunity is otherwise available for the discussion of the member, the speaker may refuse to admit the notice also, right? Next question, a motion expressing want of confidence in the council of ministers may be made subject to which of the following restrictions? A motion expressing want of confidence, मतलब no confidence motion in the council of ministers may be made subject to which of the following restrictions? So no confidence motion लाने का क्या restriction है? Leave to make the motion shall be asked for by member when called by the speaker. Leave to make the motion shall not be asked by the member when called by the speaker. Leave to make motion shall be asked for by the concerned minister. Leave to make the motion shall not be asked for the concerned minister. So इसमें क्या है, आपको स्पीकर से रिलेटेड चीज़ देखना है. लीव टू मेक द मोशन शैल बी आस्क्ड फॉर बाय द मेंबर व्हेन कॉल्ड बाय द स्पीकर. हाँ, आइए टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं. मोशन का पूरा चैप्टर इसमें क्लियर हो जाएगा. मोशन के पहले वाले पार्ट हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे कर लेते हैं. प्रिविलेज मोशन, और प्रिविलेज मोशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. सो प्रिविलेज मोशन जो है एमपी एंड नॉन एमपी के अगेंस्ट लाया जा सकता है. इफ एनी मेंबर फील्स the minister has misled the house by supplying incorrect information, they can introduce a privilege motion against the minister. यह है privilege motion. Call attention motion. A member may, with the speaker's approval, move a motion to bring the attention of a minister to any topic of urgent public interest. The minister may make a brief statement or request additional time. So privilege motion जो है लगभग रूलिंग पार्टी का नहीं होता. कॉल अटेंशन मोशन जो होता है इसमें क्या है, मिनिस्टर साहब से कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट की जो बातें हैं उस पर उनसे उनका अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है. एडजर्नमेंट मोशन, ये तो फेमस ही है, स्थगन प्रस्ताव. द एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट मोशन. सो क्या होता है, किसी बात पे चर्चा हो रही है तो उसमें से कोई मेंबर चाहे तो एक प्रपोजल ला सकते हैं कि जिस बात पे चर्चा हो रही है उससे ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस का पॉइंट ये है और इस पर चर्चा की जाए, और इसके लिए इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 members to be introduced. MCQ question, 50 members. It can only be introduced in Lok Sabha and not Rajya Sabha. Adjournment motion जो है, एडजर्नमेंट मोशन जब भी आएगा तो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा. No date named motion. The speaker has accepted the motion proposal but no date has been set for
टू बी डिस्कस्ड। जब कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, नो डेट इट नेम्ड मोशन। इसके बाद से कट मोशन। कट मोशंस आर मूव्ड टू रिड्यूस डिमांड फॉर ग्रांट। सो गवर्नमेंट ने ग्रांट डाला है, उस ग्रांट के बेसिस पे उनको गवर्नमेंट चलाना है, उसको कट करने के लिए, उनके डिमांड को रिजेक्ट करने के लिए कट मोशन लाया जाता है। इफ द मोशन इज पास्ड इट इज बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड हैज़ टू रिजाइन। अगर कट मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को उसी दिन रिजाइन करना पड़ेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन, it is moved so that the amount of the demand reduced to ₹1 significantly the disapproval of policy। so policy कट का मतलब ये होता है कि आपके ग्रांट को हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सो आपका जो भी ग्रांट है उसको ₹1 पे लाया जाए, ये पॉलिसी कट मोशन का रूल है। जब भी ₹1 लिखा हो पॉलिसी कट समझ लीजिए। इकोनॉमी कट की बात आई, इट इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड विल बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट सिग्निफाइंग दैट द डिमांड दे मेड इज नॉट जस्टिफिएबल। और टोकन ग्रांट क्या होता है, इट इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय ₹100 एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस। सो पॉलिसी कट में ₹1, टोकन कट में ₹100। पॉलिसी डिक्शनरी में पी पहले आता है ₹1, डिक्शनरी में टोकन बाद में आता है ₹100। कट मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है गवर्नमेंट को, इसलिए कट मोशन राज्यसभा में डालने से कोई फ़ायदा है नहीं। मनी बिल पर वैसे भी राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, तो इसलिए कट मोशन इज ऑलवेज मूव्ड इन ओनली एंड ओनली लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा एंड इफ द हाउस पासेस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन देन द काउंसिल मस्ट रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट धड़ाम से गिर जाएगी। इट नीड्स टू बी साइंड बाय मिनिमम 50 मेंबर्स फॉर द कंसिडरेशन। यहाँ भी 50 मेंबर्स हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। यहाँ भी 50 मेंबर्स हैं। और एडजर्नमेंट मोशन, ये एडजर्नमेंट मोशन में भी 50% मिनिमम चाहिए प्रपोजल के लिए, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी 50% चाहिए प्रपोज करने के लिए। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स, ये आपको पता है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन, एंड उसके बाद से हर फिस्कल ईयर को वो, एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल फिस्कल ईयर उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेस इज डिबेटेड इन बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट ऑन ए मोशन नोन एज मोशन ऑफ थैंक्स। जो प्रेसिडेंट साहब का जो मोशन, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है, प्रेसिडेंट के एड्रेस होने के बाद से दोनों हाउसेस में डिबेट होते हैं। डिबेट किस बात को लेकर होते हैं कि प्रेसिडेंट के मोशन के समर्थन में कौन है, प्रेसिडेंट के एड्रेस के समर्थन में कौन है, और प्रेसिडेंट के एड्रेस के विरोध में कौन है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है वो गवर्नमेंट का एड्रेस होता है। दिस मोशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस फॉलोइंग दैट इक्वेट्स टू द गवर्नमेंट्स डिफीट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया तो गवर्नमेंट वहाँ भी लगता है कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या फर्क है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आती है, और सेंसर मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में। इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द इंटायर मिनिस्टीरियल काउंसिल। सो सेंसर मोशन जो है, आप ये कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पार्ट ऑफ सेंसर मोशन। सेंसर मोशन किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी आ सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के भी अगेंस्ट में आ सकता है। वो इंटायर मिनिस्ट्री की, जब इंटायर मिनिस्ट्री के अंडर अगेंस्ट आता है तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। इट इज प्रोपोज्ड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी सेंसर्ड फॉर सर्टेन पॉलिसीज एंड एक्ट, ओनली द लोकसभा हैज द पावर टू मूव इट। क्लोजर मोशन, as the name suggests, it is motion used to bring closure to the ongoing debate in the house। किसी भी बात पर चर्चा चल रही है, कई दिनों से चर्चा चल रही है, अब उसको जब क्लोज करना है तो उसके लिए क्लोजर मोशन लाया जाएगा। इफ द हाउस एग्रीज टू द मोशन प्रोपोज्ड द डिबेट इज एंडेड एंड इज बिल और रेजोल्यूशन इज पुट टू वोट।
टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर, गुलोटिन क्लोजर, इन सब की चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं मोशन वाले क्लास में, क्लोजर वाले क्लास में, राइट। आज का नीति श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण वैसा ही कर्म करते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, बड़े लोग श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। आपके पास दो उपाय हैं, या तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पद चिन्ह का अनुसरण करें, अगर आप उससे सहमत हैं तो। अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप कुछ ऐसा रास्ता बनाएं कि आपको लोग फॉलो करने लगे। दो ही तरीके हैं जीने के, या तो आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पद चिन्हों पर आप चलें, उनके लक्षण का, उनके आचरण का निर्वाहन करें, उनके फॉलो करें, और नहीं तो आप कुछ ऐसा पद चिन्ह बनाइए जिसका लोग अनुसरण करने लगे। इसका मतलब श्रेष्ठ आचरण की वैल्यू सब जगह है। इंग्लिश वर्जन, बाय परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज किंग जनक एंड अदर्स अटेन्ड परफेक्शन, you should also perform your duty to set an example for the good of the world. Whatever action great person perform, common people follow. Whatever standards they set, all the world pursue. So this is all about today's नीति श्लोक। ये आपका चैनल SGKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए स्टडी मटेरियल के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।